एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेशन में लेकर आ रही हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर आ चुकी हूँ। 28 क्वेश्चन नंबर तक हो गए हैं। आज मैं 29 से लेकर आई हूँ। आपका इस सेशन में स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा ग्रीष्म ऋतु से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 29 है, ग्रीष्म ऋतु से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। मार्च के अंत तक सूर्य विषुवत रेखा को पार कर कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। फलतः उच्च ताप की पेटी दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता जाता है, ताप की पेटी भी उत्तरोत्तर उत्तर की ओर खिसकती जाती है। मार्च माह में दक्षिण के पठार पर सर्वाधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। अप्रैल में ताप पेटी के ऊपर की ओर खिसक जाने से गुजरात एवं मध्य प्रदेश का तापमान 42 समथिंग 43 सेल्सियस हो जाता है। जून के महीने में पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है तथा तापमान 45 सेल्सियस से ऊपर दर्ज किए जाते हैं। इसी समय दक्षिणी भारत में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। इस ऋतु के तापमान उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः घटने लगता है। तापमान की अधिकता के कारण ग्रीष्म ऋतु में देश में वायुदाब न्यून हो जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश से लेकर पूर्व में पटना एवं छोटा नागपुर के पठारी भाग तक एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इस क्षेत्र को मानसून का न्यून वायुदाब गर्त कहा जाता है। इस निम्न वायुदाब गर्त के इर्द गिर्द वायु का परिसंचरण होने लगता है। कभी कभी आर्द्रता युक्त पवनें इस निम्न वायुदाब गर्त के निकटवर्ती भागों में खिंच जाती हैं। शुष्क एवं आर्द्र पवनों के आपसी संपर्क में आने के कारण स्थलीय रूप से प्रचंड तूफान आ जाते हैं। इस समय पवनों की गति बहुत तीव्र हो जाती है, मूसलाधार वर्षा होती है और कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। वायुदाब में परिवर्तनों के फलस्वरूप वायु की प्रवाह दिशा भी बदलने लगती है। उत्तरी मैदानी भाग में दिन में उष्ण तथा शुष्क रेतीली आंधियां चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में इनको काल वैशाखी अथवा बोर्डो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। इस ऋतु में वर्षा की मात्रा न्यून रहती है। कुछ वर्षा उत्तरी भारत में पश्चिम से आने वाली चक्रवातों से होती है। क्वेश्चन नंबर 30, देशांतर रेखाएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। देशांतर रेखाएं भूपटल पर पूर्व एवं पश्चिम की ओर किसी स्थान विशेष के देशांतर का मानक यामोत्तर से नापी गई दूरी को कोण देशांतर कहलाता है। दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुव एक बिंदु है और किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर समकोण बनाती हैं। अक्षांश के समान ही देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री 0 मिनट सेकंड में किया जाता है। यह गिलों पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को देशांतर 0 देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर मानी जाती हैं। जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। ये कहाँ से गुजरती है, ये ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है। इधर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा माना जाता है और इधर की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा माना जाता है। आप सभी को पता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ठीक है। तो इधर की जो रेखाएं हैं वो पूर्वी रेखाएं हैं और इधर की जो रेखाएं वो दक्षिण पश्चिमी देशांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र क्या है, इसके जनक कौन थे। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अर्थशास्त्र ने सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक प्राणी की कुछ न कुछ जरूरतें होती हैं, चाहे वह मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा हो या पशु पक्षी। सभी अपनी भूख को शांत करने हेतु प्रयास करते हैं।
सभी को आहार की आवश्यकता होती है, परंतु इन सब में मानव ने अधिक मानसिक प्रगति की है। मनुष्य अपनी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति विचारणा और चिंतन द्वारा करता है। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक समस्या क्या है। मनुष्य के जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उनमें कुछ आर्थिक होती हैं और कुछ अनार्थिक होती हैं। आर्थिक समस्या की दो विशेषताएं क्या है? सर्वप्रथम विशेषता यह है कि हम सब मनुष्य को कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ऑल ऑफ अस फील्स वांट्स। दूसरी विशेषता यह है कि जिन साधनों में हम अपनी जरूरतें पूर्ण करते हैं वह सीमित हैं। द रिसोर्स इन मैन, मटेरियल्स और टाइम्स आर लिमिटेड और स्कार्स। साधनों के सीमित होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न कार्य करता है। इन विभिन्न कार्यों के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें आर्थिक समस्याएं कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार के कार्य करता है। एक वे जो धन कमाने से संबंध रखते हैं और दूसरे वे जो अर्जित धन को जरूरतों की पूर्ति पर व्यय करने से संबंध रखते हैं। अर्थशास्त्र इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव होता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर 32, नासा क्या है? वर्णन कीजिए। नासा को अंग्रेजी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इसे संक्षेप में नासा के नाम से जानते हैं। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स NCA के स्थान पर किया गया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन प्रारंभ किया गया। यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना रहा है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने एक नई स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक अधिक दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। 1940 से एरोनॉटिक्स हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति नासा ने 1950 के दशक में सुपरसोनिक वेल X-1 का रॉकेट विमानों के साथ प्रयोग किया था एवं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्षों के लिए एक कृत्रिम उपग्रह को 1957 में लॉन्च करने की चुनौती दी थी। इसके लिए एक प्रयास अमेरिकन परियोजना मोहरा था। 4 अक्टूबर 1957 पर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के सोवियत प्रक्षेपण के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अपनी ही नवीली अंतरिक्ष प्रयत्नों की ओर कर दिया। स्पुतनिक 1 संकट के रूप में जाना जाता है, इसलिए अमेरिका कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने हेतु कथित धमकी से परेशान होकर तत्काल और शीघ्रता से कार्रवाई करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर और उनके सलाहकारों ने जानबूझकर उपायों की सलाह दी। नासा पर आधारित एक नवीन संघीय एजेंसी ने अंतरिक्ष में समस्त गैर सैन्य गतिविधि के संचालन करने की आवश्यकता समझी एवं इसके तहत एक समझौते के लिए नेतृत्व किया। फरवरी 1958 में सैन्य आवेदन के लिए एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, नगरीकरण क्या है? स्पष्ट कीजिए। नगरीकरण शब्द नगर से ही निर्मित हुआ नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं, अर्थात लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। नगरीय जीवन जीने की विधि को ही नगरीयता या नगरवाद कहा जाता है। नगरवाद अर्बेनिज्म केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। इसका आशय यह है कि ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि ग्रामीण व्यवसाय एवं आदतों को त्यागते नहीं हैं, नगरीय हो सकते हैं यदि वे नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार
एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। ग्रामीण लोग देश के विभिन्न भागों में स्थित कारखानों में काम करने के लिए गमन करने लगते हैं। फलस्वरूप महानगरीय एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आज देश में 5,470 कस्बे तथा 35 महानगर हैं। इनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यही नहीं बल्कि नगरीय संस्कृति गांवों में भी फैल रही है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया के यहाँ के समाज एवं जनजीवन को बहुत कुछ प्रभावित किया है। इसके फलस्वरूप एक तरफ अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो दूसरी ओर कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों एवं समस्याओं के भी पनपने को मौका मिला है। शहरी इलाके कई प्रकार के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं तो कहीं स्थायी बाजार होते हैं तो दूसरी ओर छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। शहरों के आकार और जटिलता में भी बहुत अंतर होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्राय बड़े शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्रेशर देते हैं। ये शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रमुख रेल मार्गों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय रेल एवं श्रमण एवं व्यापक स्तर का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है जिसका संचालन केंद्रीय सरकार के हाथ में है। प्रबंध एवं सुधार की दृष्टि से सरकार ने 1966 ईस्वी में रेल मार्गों को 9 मंडलों में विभाजित किया था। वर्तमान में इनकी संख्या 16 हो गई है। कितनी हो गई है वर्तमान में? 16 हो गई है। पहले कितनी थी? 9 थी। उत्तरी रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 ईस्वी को की गई थी। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 10,977 रूट किलोमीटर है जिसमें 884 रूट किलोमीटर विद्युतीकृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह रेल मार्ग पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन तक गया है और उत्तर में जन्म से लेकर दक्षिण में तुगलकाबाद दिल्ली तक विस्तृत है। सेकंड, उत्तर पूर्वी रेलवे। यह रेल मार्ग असम, उत्तरी बिहार, उत्तरी पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में अपना विस्तार रखता है। इसकी लंबाई 5,163 रूट किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। इस रेल मार्ग द्वारा कृषि उपज एवं खनिज पदार्थ अधिक ढोए जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काशी, प्रयाग, मथुरा इसी मार्ग पर स्थित हैं। थर्ड है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। यह रेल मार्ग बिहार के कुछ क्षेत्रों पश्चिमी बंगाल तथा असम राज्यों से होकर जाता है। यद्यपि यह उत्तरी रेल मार्ग का ही एक अंग है परंतु सुरक्षा एवं प्रशासन की दृष्टि से इसे अलग कर दिया गया है। इसकी लंबाई 3,763 रूट किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय मालीगांव, गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता से सामाजिक संगठन किस प्रकार से विभक्त था? स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन 4 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग विद्वान, पुरोहित, ज्योतिष, वैद्य आदि थे। द्वितीय वर्ग योद्धा, सैनिक, राजकीय पदाधिकारी। तृतीय वर्ग व्यापारी, उद्योगपति। चतुर्थ वर्ग श्रमिक, नौकर, चाकर आदि थे। क्वेश्चन नंबर 36, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ तथा नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकता से अधिक फसल होती थी जिसने सामाजिक विकास एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानों क्षेत्रों में खनिज दोहन, एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, समूह निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन, आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना को प्रायोजित किया। क्वेश्चन नंबर 37, अक्षांश रेखाओं से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स लाइंस। पृथ्वी अपने अक्ष, अपनी दूरी पर निरंतर घूम रही है। अक्ष के 2 सिरे हैं। ऊपरी सिरे को उत्तर ध्रुव तथा निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 2 ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के बीच का रास्ता बताने हेतु ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है।
इसे भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा दो नामों से जाना जाता है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। 66.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शीत ऋतु को समझाइए। हमारे देश में यह ऋतु सामान्यतः मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहती है। इस समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम पाए जाते हैं। इस ऋतु में देश के उत्तरी एवं उत्तर पूर्व पश्चिमी भागों में तापमान कम पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम भागों में तापमान अधिक पाए जाते हैं। उत्तर भारत का औसत तापमान 10 से 15 सेल्सियस के बीच, जबकि दक्षिण भारत में औसत तापमान 20 से 25 सेल्सियस के मध्य पाए जाते हैं। उच्च पर्वतीय भागों पर तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इस ऋतु में संपूर्ण उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात में पाला तथा सुबह घना कोहरा छाया रहता है। पहाड़ी घाटियों में हिमपात भी होता है। इस ऋतु में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में दैनिक तापांतर के वितरण में काफी विषमता पाई जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत के तापमान कम होने के कारण उत्तरी मैदानों भागों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि मकर रेखा के समीप हिंद महासागर पर न्यून वायुदाब होता है। इसलिए हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती आते हैं। इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इन हवाओं की उत्पत्ति स्थलीय भागों से होने के कारण इन हवाओं में वर्षा प्राप्त होती है, परंतु जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके तमिलनाडु के तटीय भागों पर पहुंचते हैं तो यहाँ 25 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। स्वच्छ आकाश, न्यून तापमान एवं आर्द्रता और उत्तर से प्रवाहित होने वाली शीतल मंद समीर इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 39, वस्तु विनिमय प्रणाली के दो उदाहरण देकर समझाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय: जब एक वस्तु अथवा सेवा के बदले कोई दूसरी वस्तु या सेवा दी जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अतः इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि जब दो पक्ष आपस में स्वेच्छा तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो इस अवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में पैसे देकर हमको ग्रोसरी का आइटम खरीदना है तो वो वस्तु विनिमय का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल व नव्यपाषाण काल के पत्थर के औजारों की विशेषताएं बताइए। पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न कालों के पत्थरों के औजारों की विशेषताएं। पुरापाषाण काल: इस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप इनकी आहार पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया। इससे पूर्व मानव पेड़ों के फल, कंद तथा मेवे आदि फल खाकर अपनी भूख मिटाता था। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण कर उनका प्रयोग शिकार के लिए किया करता था। उसने मांसाहारी भोजन की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। पॉइंट 2, मध्यपाषाण काल: इस काल में मानव ने अपने शिकार करने के लिए औजार अधिक उन्नत तथा परिष्कृत बना लिए थे। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु तथा लकड़ी के भी औजारों का निर्माण शुरू हो गया था। इसमें विभिन्न प्रकार की स्क्रैपर, पुटिन तथा बोधक आदि औजार प्रमुख थे। इनके निर्माण ब्लेड पर किया गया था। नवपाषाण काल: नवपाषाण काल में एक तरफ पत्थर के अच्छे औजार निर्मित होने लगे थे, दूसरी ओर मानव ने धातुओं की खोज की और धातुओं के औजार बनाना शुरू कर दिया। धातुओं में सोने, तांबा, रागा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता तथा तांबा मिलाकर पीतल बनाया गया। यही इस काल की महान उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी
कि ग्लोब पर 180 की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 से 180 पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 देशांतर होते हुए 180 पश्चिमी देशांतरों का यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन का समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व अथवा पश्चिम की ओर 180 देशांतर की पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाता है। इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ाकर अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश, जो लोग हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी कहे जाते हैं। उसी प्रकार भारत की सीमा से जुड़े हुए देश भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं चीन, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया, ये इसकी ट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मिस्र सभ्यता से मिले पिरामिडों का वर्णन कीजिए। गिजे मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड माना जाता है। यह पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन 2.5 गिजे। पिरामिड की ऊंचाई 140.61 मीटर है तथा धरातल पर प्रत्येक भुजा की लंबाई 230.12 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 मजदूरों ने 20 वर्षों तक निरंतर कार्य किया था। पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में सम्राट खाप का शव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से दीजिए। कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाओं की दिशा को धन से मानव की ओर बदल दिया है। उन्होंने मानव कल्याण को साध्य माना और धन को एक साधन माना है। रोरी के शब्दों में हमारे विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु और लक्षण मनुष्य है। इस विचारधारा को प्रोफेसर मार्शन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रतिपादित किया। प्रोफेसर पीगू कहते हैं, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के इस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं। पुटिन का कथन है कि अर्थशास्त्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन है कि वे अपने विवेचन में अर्थशास्त्र के आदर्श का पूर्ण अपहरण करें। प्रोफेसर फ्रेजर का मत है कि अर्थशास्त्र मूल्य सिद्धांत या साम्य विश्लेषण से कहीं अधिक है। प्रोफेसर पीगू कहते हैं, जब हम मनुष्य ने उद्देश्यों को देखभाल करते हैं तो वे कभी कभी नीचे और निराशाजनक प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं। उस समय हमारी मानसिक दशा एक दार्शनिक की सी होनी चाहिए। हम ज्ञान का अध्ययन केवल ज्ञान के लिए नहीं करते वरन हमारी प्रवृत्ति एक शरीर विज्ञान शास्त्री की सी होनी चाहिए जिसका ज्ञान पीड़ाओं को दूर करने में सहायता दे। पॉइंट 3, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है। प्रोफेसर JK मेहता ने अर्थशास्त्र को नवीन दृष्टिकोण देने का प्रयत्न किया। उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य देशों को अर्थशास्त्र से अलग है, परंतु यह दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुकूल है। भारतीय विचारकों महर्षियों आदि ने हमेशा यह एक बात पर बल दिया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श पर बल दिया। प्रोफेसर मेहता ने इन शब्दों को आर्थिक शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। उसका मत है कि वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं है, वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं है वरन उन्हें कम करने में है। प्रोफेसर मेहता ने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को आर्थिक समस्या कहा है, क्योंकि इच्छाओं को कम करने से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। पॉइंट 4, विकास केंद्रित परिभाषा से सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र मानता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाई जा सकने वाली उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एवं समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने एवं उनको समाज से विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह में उपभोग के लिए वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें
या इसके बिना। क्वेश्चन नंबर 45, जिला प्रशासन का वर्णन कीजिए। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। जिला प्रशासन। जिला देश में प्रशासनिक संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश भर में 500 से अधिक जिले हैं जिनका निर्माण भौगोलिक निरंतरता एवं प्रशासन में सुविधा हेतु किया गया है। वे गांवों, शहरों और नगरों में वे राज्यों को राजधानी से जोड़ते हैं। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इससे राज्य के समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित होते हैं, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता इत्यादि। जिलों को आगे तहसील अथवा सब डिवीजन और गांवों में विभक्ति किया गया है। राज्य में प्रशासन संचालन, विकास कार्यों और योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य जिला स्तर पर किए गए हैं। स्थानीय भाषा। स्थानीय स्वायत्त सरकारी हेतु से त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष पर जिले हैं। जिले का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के प्रशासन में होता है, जिसे भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर आदि। ये अधिकारी या तो आईएएस होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंध होते हैं। उसका कार्य जिला के प्रशासन की देखभाल करना है। वह कानूनों को लागू करता है तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। उसे जनता की शिकायतों को मौके पर ही दूर करने का अधिकार है। वह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, सिंचाई आदि विभागों के सामंजस्य रखता है। लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों की अधिकारी जिलाधीश की देखरेख में ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रेल यातायात से आप क्या समझते हैं? इसका वर्गीकरण कीजिए। भारत के परिवहन साधनों में रेलों का विशेष महत्व माना जाता है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बसे नागरिकों को एक दूसरे से निकट लाने, व्यवहार, देशाटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा तथा शिक्षा दीक्षा के अवसर प्रदान करने एवं यात्री परिवहन में रेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय रेल व्यवस्था एशिया में प्रथम एवं विश्व में चतुर्थ स्थान रखती है। भारतीय रेल विभाग में लगभग 16 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं तथा इसके पास लगभग 36,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है। भारत में रेल की कुल लंबाई 62,906 किलोमीटर है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा राजधानी एक्सप्रेस 120 प्रति किलोमीटर घंटा से अधिक की चाल से चलती है। रेल यातायात का वर्गीकरण। बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। बड़ी लाइन यह है रेल मार्ग की चौड़ाई 1676 मीटर होती है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हेतु यह लाइन बनाई गई है। वर्तमान में इस रेलगाड़ी की लंबाई 44,380 किलोमीटर है। मीटर लाइन। इस रेलगाड़ी की पटरियों की परस्पर दूरी 1 मीटर होती है। वर्तमान में भारत में मीटर लाइन 15,013 किलोमीटर लंबी है। छोटी रेल लाइन। इस रेल मार्ग में पटरियों के मध्य की दूरी 0.762 मीटर होती है। भारत में 363 किलोमीटर लंबी छोटी लाइन है। यह रेल लाइन प्रमुखतः पहाड़ी भागों तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय आय क्या है? परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय का अभिप्राय। हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1967 से 68 के लिए भारतीय अर्थशास्त्री दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसी देश का उत्पादन साधनों द्वारा किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, किंतु इसके अभिप्राय को लेकर अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। परिभाषा मार्शल कहते हैं, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उन सभी को शुद्ध योग को देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय तथा राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। मार्शल ने अपनी परिभाषा में वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी है। वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय की गणना करने हेतु कुछ उत्पादन में से प्रयोग किए गए हैं कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल, मशीनों की घिसावट और टूट फूट को घटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगास्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन
को बिंदुवान लिखे। मेगास्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 9 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण विवरण दिया। उसके द्वारा दिया गया विवरण अग्र प्रकार था। पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रासाद उतना ही भव्य था जितना ईरान का राजधानी में बना राजप्रासाद। यहाँ पर सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था। यहाँ दास प्रथा नहीं थी। यहाँ पर लकड़ी के भवन बनते थे। यहाँ जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था। भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। उसने यहाँ की कुछ चीजों का वर्णन किया, जैसे इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। वह पेड़ था बरगद। बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है गन्ने से। उन पेड़ों से उगती है कपास। पक्षी जो मनुष्य के समान बोलता है तोता। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए। ग्रामीण जीवन एक नगरीय जीवन शैली में अंतर। ग्रामों में अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अन्न तथा रुई सरसों महत्वपूर्ण फसलें उगाते हैं। गांव के अधिकांश लोग किसान हैं। गांव में सब्जियां भी उगाई जाती हैं। शहरों में अधिकांश लोग नौकरी करते हैं। हर वस्तु खरीदकर प्रयोग में लाई जाती है। नगरों में हम कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शहरों में हर चीज़ें के लिए लाइन लगी रहती है, जैसे राशन, बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए बस और रेल के लिए, नौकरी के लिए। मकानों की कमी भी शहरों में बनी रहती है। गंदगी भी शहरों में अधिक है। गंदगी में रहने के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी शहरों में खराब हो रहा है। आबादी बढ़ने के कारण शहरों में कूड़ा कचरा अधिक निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50, आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। आदि मानव के रूप में मानव बंदर या लंगूर का वंशज था या नहीं, यह एक विवाद का विषय है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आदि मानव बंदरों से काफी मिलता जुलता था। आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्राइमेट नर बानर से ही आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ऐसे प्राणी का जन्म हुआ था जो मानव की भांति ही था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और धरती पर ही रहने लगे। समय के साथ साथ वे अपना प्रयोग भी करने लगे और उनकी बुद्धि का विकास हुआ। इस बुद्धि के बल पर ही मनुष्य ने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा मानव ने निम्नलिखित चरणों में थी। सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन मानव, जल स्थल जल जीव, अंडज श्रेणी के प्राणी, नभचर तथा स्तनपायी जीव। मानव की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 51, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। इतिहास लेखन में सिक्के एवं विलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, बताइए। इतिहास जानने के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पुरातत्व अतीत में मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी तथा अथवा पत्थर के छोटे छोटे फल को टुकड़ों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्र वृक्ष के चीड़ पत्ते, भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल, ताम्रपत्र तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख पत्थर के खंभा पर लिखे लेख, शिलालेख पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते थे। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित एवं मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी हेतु कई प्रकार के स्रोत साधन हैं, जैसे मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय एवं मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। साथ ही सिक्कों की प्राप्ति स्थल से वहां का साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साहित्य के स्रोत, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में पता चलता है। जैसे पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, काल का विवरण। वेद, लेखक का नाम पता नहीं है। आर्यों के विषय में रामायण एवं महाभारत
रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है। तत्कालीन समाज के विषय में, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के विषय में जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं। उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी? धर्मेतर साहित्य, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का विवरण है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी कश्मीर के इतिहास के विषय में वर्णन है। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, इंडिका में अगस्तीनिज यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक है इनकी इंडिका बुक में। यात्रा विवरण, फायान चीनी यात्री, गुप्त काल से संबंधित विवरण। यात्रा विवरण, हिंसांग चीनी यात्री, हर्ष के शासन काल का विवरण इन बुकों से मिलता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं तथा विदेश यात्रियों के विवरणों में भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासीय स्रोतों से उस समय की पशुपालन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार, कामगार, शिल्प, काम धंधे, नापतोल, लेन देन और आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि का आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूर्व पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हैं और उसे जनसाधारण तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक एवं नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में 3-3 पंक्तियां लिखिए। आर्थिक दशा, कृषि गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन, कृषि के बाद पशुपालन सिंधुवासियों की प्रमुख पेशा था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। व्यवसाय, अर्थशास्त्र, पात्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई एवं शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन में थे। सिंधुवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। नापतोल के साधन, नापतोल हेतु सीपी के टुकड़े तथा बाटों का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक दशा क्या थी? मात्र देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग एवं योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना। वृक्षों में पीतल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। नगरीय व्यवस्था, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। सड़कें लंबी चौड़ी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर आधुनिक व्यवसायिक शैलों पर निर्मित थे। भवन निर्माण, सड़कों एवं गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। भवन में रसोई घर, स्नानघर, आंगन तथा शौचालयों का निर्माण किया जाता था। सार्वजनिक स्नानागार, उत्खनन के मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी के शहरों की दो विशेषताएं लिखिए। खुदाई करने पर शहरों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे। अमीरों की कोठियां थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। शहर की सड़कें गांव की गलियों की भांति टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर जाल के जैसे व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी। प्रत्येक घर की नाली बड़े नालों में मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 54, सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं? इनसे बचने के उपाय लिखिए। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। आज सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई है। इसके साथ साथ तेजी से वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। वाहनों की बढ़ती संख्या जाम का कारण बन जाती है। लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तथा गलत दिशा एवं गलत मार्ग से निकलने का प्रयास करते हैं। लोगों में धैर्य की कमी है। छोटे बच्चे बहुत तेजी से गाड़ियां चलाते हैं। छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के भारी भारी गाड़ियां लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन किन स्रोतों से होता है? मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक स्रोत। अभी हम पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं। हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन, खेती, पशुपालन, व्यवसाय। हड़प्पा संस्कृति का धार्मिक जीवन, ये हड़प्पा संस्कृति वाला क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है। मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक अवधि के
कितनी निश्चित थी? ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष था, गृहस्थाश्रम 25 से 50 था, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 था और संन्यास आश्रम 75 से 100 था। इस तरीके से 4 उनमें आपका जीवन विभक्त था। ग्रह एवं उपग्रह से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ग्रह कुछ आकाशीय पिंडों से अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी। उपग्रह क्या होता है? कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये अपने ग्रह को परिक्रमा करने के लिए उपग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीकों का चिन्ह बनाइए। रेलवे लाइन, नदी, नहर, तालाब, कुआं, पुल, कब्रिस्तान के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है। रेलवे लाइन इस तरीके से होती है, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, नहर ऐसे होती है, तालाब, कुआं, पुल, कब्रिस्तान प्रतीक चिन्ह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने दोनों पढ़ा दी हैं, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरीके से जो हमारा गोलार्ध होता है, जो पूर्व से पश्चिम जाती हैं, इस तरीके से वो तो होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है। 0 डिग्री पर आपकी होती है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पे होती है आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है आपकी मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर होती है आपकी आर्कटिक, इधर होती है आर्कटिक रेखा और इधर होती है विषुवतीय रेखा। यहाँ होते हैं आपके ध्रुव, ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके से जो आती हैं वो होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। इनकी जो चौड़ाई होती है इसको गेज कहा जाता है और इसकी 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है। हमारी पृथ्वी कुल कितने महाद्वीप में विभक्त है? हमारी पृथ्वी कुल 7 महाद्वीपों में विभक्त है। अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। आप सभी को पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जीवन नहीं है। ठीक है। हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के 4 भौतिक विभागों में विभक्त है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे निम्नलिखित शीर्षकों के नाम से समझा जा सकता है। कैसे? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम में सिंधु गार्ज में, पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है। कश्मीर में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं 300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर तक फैली है। यह विश्व का नया मुर्दार पर्वत है जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से बना। इसका निर्माण टर्शियरी काल से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम से नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नाम चारवाह तक फैली है। इन 2 स्थलों पर तीखे मोड़ पाए जाते हैं। बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, यह हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। प्रमुख चोटियां इस तरीके से हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी 8848 है, अप्रोक्सीमेट इसकी 8850 है। कंचनजंगा, यदि ऑप्शन आ जाए आपका और ये पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यदि 8848 है तो ये दीजिए, और यदि नहीं है और 50 दे रखा तो ये देना। यदि ये दोनों दे रखे हैं तो ये दीजिए, और यदि एक दे रखे तो 8850 8850। कंचनजंगा भारत 8598, मलाकू नेपाल 8481, धौलागिरी नेपाल 8172, नंगा पर्वत भारत 8172, अन्नपूर्णा नेपाल
80 68 नंदा देवी भारत 78 17 नाम 4 तिब्बत 77 56। लघु अथवा मध्य हिमालय, यह बृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 3700 से 4500 मीटर एवं औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। हिमालय के इस भाग में पर्वत श्रेणियों के पीर पंजल, नाग टिब्बा, महाभारत तथा मसूरी प्रमुख हैं। वृहद लघु हिमालय के मध्य विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें कश्मीर घाटी तथा नेपाल में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। अभी काफी कुछ रह गया है इसमें आपके। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके आगे के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन।